जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आमिर खान की फाइनेंसिंग गॉडफादर्स कौन है उसके ऊपर बात करेंगे। ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि जो अनटचेबल्स हैं बॉलीवुड के, यानी जो महारथी हैं बॉलीवुड के, जिनको आप हाथ तक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो इतने अछूत हैं, यानी इतने अनटचेबल हैं कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते हैं। वो किसी भी तरीके से आप उनका बाल भी बीका नहीं कर सकते। तो उसके पीछे इतनी उनकी अकड़ के पीछे ऐसे कौन लोग होते हैं जिसकी उनको सपोर्ट होती है, जिसके बल पर ये लोग इतना उछल कूद रहे होते हैं कि चाहे वो अमिताभ हों, चाहे वो शाहरुख, आमिर, सलमान हों, एक एज के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन है। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन रहने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? लक्ष्मी की, यानी लक्ष्मी इन अ सेंस पैसे, असली वाली लक्ष्मी नहीं, ठीक है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे आपके पास खुद तो आने से रहे, और ये लोग बेशक अमीर होते हैं, इनके पास बड़े हज़ारों करोड़ों में पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे भी इनको कोई देता है, खुद तो इनके पास नहीं होते। तो ये इनको जो देते हैं लोगों को पैसा कौन देते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। मैंने ये 1 महीने पहले सीरीज़ स्टार्ट की थी, मुझे सब कह रहे थे कि नहीं बात करें, हमें इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब दूसरी वीडियोज़ करना शुरू की तो मुझे फिर मैसेजेस आने लग गए कि आप अनटचेबल्स को कंटिन्यू कर लें प्लीज़। तो अब मैं फिर से यहाँ पर वापस आकर आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे फरमाइश की हुई है, तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब की। अब आमिर खान, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने शाहरुख और अमिताभ दोनों कि मैं ये कहा था, बताया भी था सबसे पहले कि उनकी जो लक़ब है ना, जो उनको टाइटल दिए गए हैं बिग बी या किंग खान का, इसके पीछे ही से इनके जो फाइनेंसियर्स होते हैं उसकी वजह से इनको नाम दिया जाता है कि ये उसके लोग हैं, ठीक है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, ये बहुत क्लीशे भी है, ये बहुत अजीब सी चीज़ भी है, लेकिन ये बात सच है कि हर इंसान से एक परफेक्ट बंदा होता है। अगर कोई बेहतर होता है, किसी भी चीज़ में स्किलफुल होता है, तो वो एक फार ईस्ट एशियन होता है। ये एक क्लीशे है, ठीक है, एक ये मीम के तौर पर भी ये चीज़ यूज़ की जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि फार ईस्ट एशियन जो हैं वो स्किल्ड ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ज़हीन होते हैं, लेकिन किसी हद तक ये बात सच भी है कि वो जो होते हैं, अक्सर लोग नहीं कहते हाँ भाई एशियन जो है समझदार तो होगा, ज़हीन तो होगा, या दुनिया में हर इंसान से बेहतर एक एशियन होता है। तो ये जो इनका नाम है ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट का, ये इसलिए इनको नहीं दिया गया कि ये एक फ़िल्म बनाने में 8 साल लगते हैं, या एक सीन को करने में ये 50-60 टेक्स लेते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, इस वजह से नहीं, क्योंकि ये उस जगह को बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो है एशियन, फार ईस्ट एशियन रहते हैं। अभी मैंने बल्कि इनफैक्ट पीछे 2 वीडियोज़ भी की थी जिसमें मुझे कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप ऐसी बकवास कर रही हैं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, आप उसको ज़्यादा ही पेल रही हैं। जहाँ पे मैंने बताया था कि आमिर खान जो है वो दिल से एक्चुअली चाइनीज़ है, और ये चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। और दूसरा मैंने एक और भी बात की थी, क्योंकि दोनों वीडियोज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी कि ये कश्मीरी जो फ्रीडम है, उनका जो विज़न है फ्रीडम का, ये उसके प्रो कश्मीरी भी हैं ये। तो मैं इसके ऊपर यहाँ बात करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो उनके फाइनेंसियर्स हैं, तो वो उनकी जो लिस्ट है वो इसी के अंदर निकल कर आएगी, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों। तो अब देखिए, जो आमिर खान साहब हैं, साहब तो दिल नहीं करता मेरा इनको बोलने का, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है। तो आमिर खान की जो सबसे एक बड़ा चंक है वो चाइना से निकल कर आता है फाइनेंसियर्स का। यहाँ पर अगर हम बात करें, और यहाँ पर ये बात मैं अगर कहूँ कि गलत नहीं है और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप तरीन फिल्म, लेकिन उसने अपना जो बजट है वो ब्रेक इवन कर लिया। कैसे कर लिया? लोग सिनेमा में फिल्म देखने नहीं जा रहे, ठीक है, मेजॉरिटी लोग नहीं देख रहे, तो कहाँ बिजनेस मिल रहा है? इनका जो ये ब्रेक इवन होता है ना, ये एक्चुअली क्यों पहले हो जाता है कि ये पहले ही फिल्म के जो गाने होते हैं, या जो राइट्स होते हैं, या ये जिस भी, ये बहुत सारी जगहों से ये ब्रेक इवन वैसे भी कर लेते हैं, तो इनको आपके सिनेमा में जाकर बॉयकॉट करने से कमर्शियली कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। ठीक है, उनकी फिल्म्स नहीं देखी जा रही होती हैं, उसके पीछे उसकी वजह से उनको वैसे नुकसान ज़रूर हो रहा होता है, यानी एक सिनेमा का बिजनेस उनका फ्लॉप हो रहा होता है, लेकिन उनकी जो बजट होता है वो ब्रेक इवन हो जाता है। दूसरी बात ये कि आप देखें, आमिर की मेजॉरिटी फिल्म्स मेरा ख्याल से 3 इडियट्स के बाद, इनफैक्ट दिल चाहता है के बाद से उसकी जो सारी फिल्म्स की जो एक्टिंग है वो बहुत सिमिलर हो गई, वहीं आंखें फाड़ने वाली, इतनी आंखें ये फाड़ता है कि मुझे कभी लगता है कि अब इसकी अगली फिल्म में तो इसकी आंखें फट जाएंगी। यानी ये वो आईफोन का वो फ़ोन है
बिल्कुल इसकी जो पर्सनालिटी है वो वैसी है कि वो आईफोन अपनी कैमरे चेंज करता रहता है ना, कैमरे की पोजीशन, ये हर फिल्म में अपनी आंखों की फाड़ने की पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। इसको लगता है कि ये बड़ी कोई मेथड एक्टिंग कर रहा है, बेकार तरीन एक्टिंग है इसकी। सारी फिल्म में एक ही जैसी एक्टिंग है, दिल चाहता, दिल बसंत, रंग दे बसंती और गजनी थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, लेकिन फिर गजनी का ही फॉर्मूला उसने बाद में 3 इडियट्स और सारी फिल्मों में अपनाना शुरू कर दिया था। तो ये तो इसका एक ही बड़ा मोनोटोन सा स्टाइल है एक्टिंग का, मुझे पसंद ही नहीं है इसकी एक्टिंग। एनीवेज, तो इसकी जो फिल्म्स हैं, जो फिल्म्स का जो मेन चंक है उसके जो फाइनेंसियर्स हैं वो आते हैं चाइना से। चाइना से आते हैं, यानी चाइना से मतलब चीनी कल्ट, ठीक है, चीनी कल्ट। तो चीनी कल्ट के जो लोग हैं, यानी चीनी कल्ट में कौन लोग होंगे, बड़े बड़े देश होंगे, फार ईस्ट एशियन सेलिब्रिटीज़ होंगे, उसके अलावा कौन होंगे, व्यापारी लोग होंगे। तो जो चाइना में जो चीनी कल्ट के अंदर जो चाइनीज़ व्यापारी हैं ना, दूसरे फार ईस्ट एशियन व्यापारी नहीं, चीनी व्यापारी बड़े बड़े, उनका जो ब्लैक मनी है उनको वाइट करने के लिए इसकी फिल्म्स को दिया जाता है। अब वो जो उसकी जो है ना, एग्जैक्ट कौन लोग हैं, कौन उसको चाइना में करते हैं, उनका नाम हमें इसलिए नहीं पता चल सकता क्योंकि इसका हमारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज़ कल्ट के करीब आकर कट जाती है। यानी उनकी जो वो चीज़ें हैं वो मल्टीपल लेयर्स में कवर्ड होती हैं जैसे हमारी होती हैं। तो हम उसके नामों को सोर्स नहीं कर सकते। जिस इंसान की भी हम सोर्स तक नहीं पहुंच पाते ना, हमें समझ आ जाती है कि वो इंसान जो है वो किसी और, यानी उसको किसी और की प्रोटेक्शन है। तो 2 ही लोगों की प्रोटेक्शन आपको हो सकती है, या तो आपको एक आंख वाले ग्रुप की हो सकती है, आपको चीनी की हो सकती है, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्ड्स एक आंख में नहीं है। जो भी है वो हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स है। तो इसका 100% मतलब ये होता है कि इसको फिर जिनकी सपोर्ट है वो चीनी कल्ट वाले हैं। तो इसकी जो फिल्म्स भी हैं चाइना में, इसी वजह से एक सबूत के तौर पर भी आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसकी फिल्म जो है वो सब इसी वजह से वहाँ पर चाइना में सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा बिजनेस करती हैं, ठीक है। अब चीनी कल्ट के अंदर 2 देश हैं, जो तुर्की और पाकिस्तान, ठीक है। ये 2 अभी फ़िलहाल चीनी कल्ट के अंदर ऐसे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मुस्लिम देश के तौर पर। ये जहन में रखिएगा कि मुस्लिम देश और इस्लामिक देश अलग होते हैं। मुस्लिम देश में मुस्लिम लॉ होता है जो स्ट्रिक्ट नहीं होता, और इस्लामिक देश वो होते हैं जहाँ पर शरिया लॉ चलता है। तो शरिया लॉ वाले जो देश हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। वो दुनिया में टोटल 4 या 5 टोटल इस्लामिक देश हैं जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि हम इस्लामिक स्टेट हैं, लेकिन वो ऑफिशियली अपने आप को इस्लामिक स्टेट के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं, वो अपने आप को मुस्लिम देश के तौर पर आइडेंटिफाई करता है। मुस्लिम और इस्लामिक देश अलग अलग होते हैं। तो ये शरिया लॉ वाले देश नहीं है टर्की और पाकिस्तान, लेकिन ये मुस्लिम देश हैं। अच्छा, अब इन दोनों ही देशों में फ़िलहाल चीनी कल्ट के अंदर ये एक और 2 देश हैं, ईरान इनमें अभी करीब है एंटर होने के, शायद आ जाए शायद ना भी आए। एनीवेज, तो ये जो दोनों देश हैं, क्योंकि चीनी कल्ट का हिस्सा है, तो चीनी कल्ट वाले इनको जो बोलेंगे ये करेंगे। तो चीनी कल्ट वाले इनको बोलेंगे कि तुम इस इंसान को फाइनेंस करो, तो इसके जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होंगे तुर्की के भी और पाकिस्तान के भी, वो करेंगे। आपने देखा होगा कि आमिर खान मंगल पांडे के समय पे, जब मंगल पांडे एक्चुअली फिल्म भी नहीं हुई थी, बनी भी नहीं थी, उनकी सिर्फ दाढ़ी जो थी वो बढ़ रही थी, उस समय पर वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने कदम, अपना बेंचमार्क डाला था, और वहाँ पर वो अपने फाइनेंसिस के साथ उनकी मीटिंग अरेंज होना शुरू हुई थी। तो जिस समय पे इनको पाकिस्तान से फंडिंग स्टार्ट हुई है, उसी समय पे हमारे हिसाब से और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये चाइना के कल्ट में शामिल हो चुके थे। ये जो आमिर खान साहब हैं, कहाँ गए ये रहा, सॉरी, पाकिस्तान, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इनको पाकिस्तानी जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, वो इनको फाइनेंस करते हैं। दूसरा, इनको तुर्की के बड़े बड़े फाइनेंसियर्स जो हैं वो इनको रिसेंटली, बहुत रिसेंटली नहीं, यानी ऐसा नहीं कि कल परसों उन्होंने स्टार्ट किया, यानी 5 साल से 6 साल से तकरीबन तुर्की जो लोग हैं उन्होंने इनको फाइनेंस करना शुरू कर दिया है। फाइनेंस करना बड़े बड़े व्यापारियों ने इनको तुर्की के शुरू कर दिया है। तो ये जो व्यापारी लोग होते हैं ये इसलिए भी करते हैं कि इनका जो ब्लैक मनी होता है, ये ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देकर अपने ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, तो वो फिर वाइट मनी उनके पास वापस जाता है। तो इस तरीके से वो अपने इस पैसे को ब्लैक से वाइट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ चलते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गई 3 चंक्स। एक चीनी व्यापारी, चीनी कल्ट के 2 मुस्लिम देश, पाकिस्तान और तुर्की और पाकिस्तान के चीनी व्यापारी कह रही हूँ, तुर्की और पाकिस्तान के व्यापारी लोग ये करते हैं। अब हम चलते हैं और हम यहाँ बात करते हैं एक और चीज़ की जो आप लोगों को नहीं पता। ये मैं वीडियो करने से मेरा पहले मतलब भी यही है कि मैं एक और भी के ऊपर भी बात करूँगी, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ कि जो मौलवी और मौलाना लोग होते हैं
आप मौलवी और मौलाना लोगों को देख के फ़ौरन कहते हैं कि ये धार्मिक लोग हैं तो ये एक्सट्रीमिस्ट होंगे, ये पक्का सारे इनके घरों में बॉम्ब्स होंगे, जो कि ऐसा हकीकत नहीं है, क्योंकि दाढ़ी जो है हमारा रिलीजियस एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो ये जो लोग थोड़ा इनसेंसिटिव कमेंट्स भी करते हैं ना, ये बहुत घटिया चीज़ होती है। जो लोग यही बात कहते भी हैं, जो भौंकते हैं तो वो फिर भौंकते हैं, तो वो फिर कुत्ते ही लगते हैं भौंकते हुए। तो ये दाढ़ी जो है ये सारे मुस्लिम लोग रखते हैं जो थोड़े से भी रिलीजियस होते हैं। मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं कर रही। तो ये जो होते हैं ना मौलवी लोग, आपने देखा इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर देश के अंदर होती हैं, हर धर्म में, सॉरी, हर देश में जो भी उनका धर्म होता है उसकी एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर होती है, जो उस देश के पॉलिटिकल रिलीजियस लोगों को पॉलिटिकली कंट्रोल करती है। तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कोई भी लोग हों, या और भी इवन इंडिया में भी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं कि वो बहुत धार्मिक लोग हैं, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। वो उतने ही चू और कन होते हैं, जर होते हैं, जो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन होता है। इनका कोई भी एजेंडा नहीं होता है। इनका एजेंडा ये होता है, किसी भी धर्म के अगर वो धार्मिक पार्टी को बिलोंग करते हैं तो वो अगर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, अब हर मुस्लिम को अगर मैं बोल दूं कि वो धार्मिक है तो लोग कहते हैं कि माशाल्लाह भाई, अल्लाह अकबर, वो तो आतंकवादी है। ऐसा नहीं होता। आतंकवादियों का अलग सिलसिला है, मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, वो जो 9/11 की दाढ़ी वाला बंदा था, कि ये आतंकवादी किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो ये जो पॉलिटिकली सीन को क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं धार्मिक रिलीजियस फ्रंट पर आकर, ये जो सारे लोग होते हैं, ये इनका भी कोई एजेंडा नहीं होता। ये भी कोई असल में दिल से धार्मिक लोग नहीं होते, ये सिर्फ 2 नंबरी लोग होते हैं। तो ये जो 2 नंबरी लोग होते हैं ना, ये धर्म के नाम पे बहुत सारा पैसा बटोरते हैं बड़े बड़े लोगों से, जिनको होता है कि वो थोड़े से अगर बेचारे रिलीजियस हैं तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, हम इस रिलीजियस पार्टी को देते हैं, चलो ये हमारी जो धर्म है इसको इंटैक्ट करके रखा हुआ उसने। तो ये भी बहुत 2 नंबरी काम करते हैं। और ये इनफैक्ट जो बंदा है जिसकी मैं शक्ल यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये पाकिस्तान का इंतहाई 2 नंबरी इंसान है। ये इंतहाई गंदा इंसान है। अगर इस पर आप लोग विश्वास करते हो, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे आते हैं, तो आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ये इंतहाई घटिया इंसान है। तो इसके ऊपर तो यानी सोचिए भी मत इसकी किसी भी बात को समझने का। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, जो उनको सेलिब्रिटी का जिनको स्टेटस मिल जाता है, तो समझिए कि इनको अगर सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला हुआ है और ये रिलीजियस बंदे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी अजीब तरीके के एजेंडा को स्पिन कर सॉरी ठीक है। तो आमिर खान साहब जो हैं, ये अपने आप को जो इतना धार्मिक दिखाते हैं कि इतने मुस्लिम धर्म के हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन मैं इसको कहूँगी नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो बहुत मुस्लिम्स के हिसाब की हैं नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ये मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करता है सलमान खान के ऑपोजिट। यानी सलमान खान धार्मिक नहीं है, धार्मिक हैं बिल्कुल हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ नाम तक की हद तक मुस्लिम है। लेकिन आमिर खान जो हैं वो हैं, कहने को मुस्लिम हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली जो मुस्लिम वैल्यूज़ हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करते, बस वो बने हुए हैं मुस्लिम, ठीक है, खैर वॉट एवर, उनकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर आपको इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से एक माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों इतनी अपनी फिल्म्स में मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे होते। बेशक उनकी जो पीके फिल्म थी उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को भी थोड़ा सा पेला था, लेकिन मुस्लिम्स का एक सेक्ट था, सिर्फ उसको जो शिया थे उनको पेला था। हालांकि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मुस्लिम जो धर्म है उसमें सुन्नी ज़्यादा है, शिया लोग हैं नहीं। शिया बहुत माइनॉरिटी आती है मुस्लिम धर्म के अंदर भी। ये जो एक सेक्ट है, कई सारे सेक्ट होते हैं, आप लोगों ने सिर्फ शिया और सुन्नी सुना हुआ है, लेकिन कादियानी भी होते हैं और पता नहीं और भी काफ़ी सारे होते हैं। खैर मैं खुद सुन्नी सेक्ट की हूँ तो मुझे तो इतना नहीं है, और मैं इन चीज़ों को नहीं करती सेक्ट वैक को, लेकिन वॉट एवर जो भी चीज़ है। एनीवेज, तो उस चीज़ को दिखाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मुस्लिम धर्म को पेलता नहीं है बानिस्बत के जैसे ये बाकी धर्मों को पेलता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन फिल्म्स में हमारे धर्म को पेला नहीं जाता। सबसे ज़्यादा सारे जो आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट, विलन वगैरह होते हैं वो सब मुस्लिम ही होते हैं, सुरमा डाल के। उनको लगता है कि सारे मुस्लिम आंखों में सुरमा डालते हैं, लेकिन आमिर हाँ नहीं करता। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि आप किसी भी धर्म को अगर टारगेट कर रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद उस धर्म को नहीं बिलोंग करते। क्योंकि हमारे धर्म में अल्लाह की तरफ से 63 ऑर्डर्स हैं, जिसमें से एक ऑर्डर है कुरान के अंदर कि आप अगले की धर्म का मजाक नहीं बना सकते, और आप अगले की धर्म को फ्रीली उसको प्रैक्टिस करने की परमिशन देना चाहिए। यानी आप उसके धर्म में जाकर उसको आप ये नहीं रोक सकते कि तुम अपने धर्म को प्रैक्टिस ना करो। मैं यहाँ पर लव जिहाद वाली बात नहीं कर रही कि उसमें आप लोग कहेंगे कि आप लोग कन्वर्ट करवाते हैं, वो एक अलग चीज़ है।
वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैं एक नॉर्मली एक बात कर रही हूँ कि हमें को एग्जिस्ट करना हमारे अंदर पित्ता नहीं है। हम लोग बड़े ना पॉइंट में आके ना पूरी दुनिया अपने अपने रिलीजन को लेकर ना अजीब चू हो जाती है, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। और हमारे धर्म में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक इस्लाम में यानी कुरान के अंदर एक ऑर्डर है अल्लाह की तरफ से कि आप अगले के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते और आप अगले के धर्म को एक्सेप्ट करके उसको उनके धर्म में जीने दें, आपको अपने धर्म में जिए। तो अगर आप किसी का मजाक भी बना रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा अल्लाह की ही उसकी जो टीचिंग्स हैं उसके अगेंस्ट जाना है। तो ये तो वैसी ही घटिया हरकत, तो मुझे पसंद भी नहीं है जो ये लोग फिल्मों में किसी भी धर्म का मजाक बनाते हैं। ये बहुत घटिया और नीच हरकत होती है। एनीवेज, लेकिन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इनको यहाँ से भी एक फंडिंग मिलती है। तो इस वक्त कितने इनके फंडिंग के लोग हो गए? मेन जो चीनी व्यापारी हैं वो हो गए। फिर चीनी जो कल्ट है उसके अंदर दो मुस्लिम धर्म आते हैं, सॉरी धर्म कह रही हूँ, दो मुस्लिम देश आते हैं, तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं वो उनको फंड करते हैं, आमिर को। और उसके अलावा एक पूरा जो रिलीजियस सेक्ट है, जो एक मुस्लिम धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया की, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो चाइना के मुस्लिम लोग हों, या वो ये जो जीसीसी के थोड़े मुस्लिम जो रिलीजियस मुस्लिम हैं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही या मैं उनके और व्यापारियों की बात नहीं कर रही, जीसीसी के जो कि होते मुस्लिम हैं लेकिन वो इतने को मुस्लिम नहीं होते। लेकिन इन जीसीसी देशों में भी जो मुस्लिम पॉलिटिकल सीन को कंट्रोल करते हैं ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग इसको करते हैं, फंड करते हैं। मेनली जो फंड इसको मेन चंक आता है मुस्लिम जो धर्म वाली जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान की तरफ से आता है। जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मुस्लिम रिलीजियस लोग हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिकल वाले, वो इसको फंड करते हैं काफ़ी हद तक। और वो जो रिलीजियस है ना, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलीजियस लोग हैं मुस्लिम वाले, वो किसको फंड करते हैं? वो कश्मीर को फंड करते हैं। और कश्मीर को किस तरीके से फंडिंग मिलती है इन रिलीजियस लोगों से, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका पीछे कहाँ हिस्सा जाता है? इसका पीछे जाता है हिस्सा चाइना को। चाइना जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर के सीन में, क्योंकि चाइना ये चाहता है, चाइना इंडिया को वीक करना चाहता है। तो चाइना ये चाहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान ले ले, वो जो आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान ले ले। तो पाकिस्तान को फुल बैक करता है, फुल सपोर्ट करता है चाइना कश्मीर के सीन में। ठीक है, कश्मीर के सीन में पाकिस्तान को एक और जो देश सपोर्ट करता है वो तुर्की भी करता है। तो ये जो सारे देश हैं या जो ये पूरा चीनी कल्ट है वो पाकिस्तान को इस मामले में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर प्रो कश्मीरी होने की आमिर खान की बात भी की थी। और आमिर खान को कश्मीर से भी, कश्मीर के दो बड़े ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो कश्मीर से आमिर खान को फ़ंड करते हैं। वो इसलिए फ़ंड करते हैं, उनका जो एजेंडा है आमिर खान को फ़ंड करने का, बहुत बड़े लेवल पर फ़ंड नहीं करते हैं क्योंकि कश्मीर के अंदर भी जो लोग हैं उनको बहुत हैवी फंडिंग नहीं आती है। लेकिन जो भी फंडिंग आती है उस फंड में से आमिर खान को थोड़ा फंड का परसेंटेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आप आमिर खान को ये कहते हुए अक्सर सुनेंगे इनडायरेक्टली पैसिव स्टाइल में कि वो कश्मीर का जो फ्रीडम है ना, विजन ऑफ फ्रीडम जो उनका है वो उसके प्रो है। यानी वो ये कहता है कि कश्मीर को जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से भी उसको ये फंड मिलता है। तो इसकी जो ओवरऑल एक चेन है ना वो आप देखें, वो चीनी कल्ट और चीनी जो कल्ट है उनको पाकिस्तान की बहुत बड़े पाकिस्तान के बैकअप हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जो हैं वो परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा जो उनके देशों में लोग हैं वो जिस धर्म को बिलोंग करते हैं वो मुस्लिम धर्म है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है, तुर्की में इतने हैं नहीं, मुस्लिम हैं काफ़ी हैं लेकिन बहुत नहीं है, लेकिन स्टिल हैं। ठीक है, तो ये जो दो देश हैं ये करते हैं मुस्लिम धर्म की वजह से। और क्योंकि इसको दोनों ही देश जो पाकिस्तान है और तुर्की हैं वो किस वजह से करते हैं कि ये मुस्लिम है, ये थोड़ा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, क्योंकि दोनों इसको मुस्लिम होने की वजह से करते हैं। तो जो मुस्लिम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, जो मुस्लिम धर्म की हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, वो भी फिर इस वजह से करती हैं। तो ये जो सारा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, चाइना पे, पाकिस्तान पे, वो मुस्लिम धर्म, तो आपको एक वो लिंक होता हुआ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से प्रो कश्मीरी है। तो ये इनका सारा सिलसिला है। और जहाँ तक कश्मीर की भी थोड़ी बात है, मैं इस सारी चीज़ों पे बात नहीं करती कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये जो चीज़ है ये है। और मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये बात कहती भी हूँ कि वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो ज़िद करते हैं कि क्या कहते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं ना जब ज़िद करते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें करना है, हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ करनी है, और माँ बाप नहीं कर रहे होते, तो वो छोटे से बच्चे होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि नहीं हम जो है घर छोड़ कर जा रहे हैं। तो वो अपना छोटा सा स्कूल बैग पैक करते हैं और अपनी वाटर बॉटल गले में डालते हैं और अपने घर वालों को कहते हैं हम आपको छोड़ कर जा रहे हैं।
तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ौरन बच्चों को रोक लेते हैं, तो बच्चों को समझ आ जाती है कि ये हमारा वीक पॉइंट है, यानी ये हमारे पेरेंट्स का वीक पॉइंट है, तो हमें जब भी कुछ चाहिए तो घर से निकलने की धमकी करो तो माँ बाप जो है हमें हमारी टॉफ़ी कैंडी दिला देंगे। कुछ पेरेंट्स ये होते हैं कि वो कहते हैं जा बेटा तू जा, तू गली के कितने नुक्कड़ तक जाता है हम देख लेंगे तुझे। तो वहाँ पर जब बच्चे चले जाते हैं ना, उनको समझ आती है कि ये तो बहुत बड़ी सी दुनिया है और उसमें हम 3 फुट के छोटे से जो बच्चे हैं हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वापस भागते हुए अपनी वाटर बॉटल के साथ अपने घर आते हैं, अपने माँ के पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान का फ्रीडम का हक है, हर इंसान को उसका फ्रीडम का हक दे देना चाहिए। अगर कोई ज़िद कर रहा है कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए तो दे दो। क्यों, मैं बताती हूँ उसके पीछे कि इंडिपेंडेंट स्टेट के बाद आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर कर सस्टेन नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वैसे ही रह जाता है, आप कर्ज़ों में चले जाते हैं। जब आप कर्ज़ों में चले जाते हैं तो आपको जो इंटरनेशनल जो ये सो कॉल्ड यूएनओ फलाना ढिमकाना जो बैठ के आपको कर्ज देते हैं, जब ये आपको कर्ज देते हैं तो ये आपके देश की जो पूरे गवर्न करने के जो राइट होते हैं वो आपसे छीन लेते हैं, वो आपके नहीं रहते। तो आपके देश पे हुकूमत जो है वो फिर किसी और धर्म किसी और देश की चलती है। और उसमें फिर क्या होता है कि आपकी जो पीछे जिस देश के आप हिस्सा होते हैं वही देश आपको इनडायरेक्टली बैठकर गवर्न कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर कल को इंडिपेंडेंट स्टेट हो भी जाए और जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे सर्वाइव, तो उनको अपने देश को चलाने के लिए फ़ंड चाहिए होंगे। जब उनको फ़ंड मिलेंगे तो वो फ़ंड फ्री में नहीं मिलते, आप अपने गवर्न करने की जो राइट्स होते हैं वो दे देते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। फिर इंटरनेशनल जो हमारा कल्ट ग्रुप है एक आंख वाला, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश जो है इस जगह को गवर्न करेगा। तो जैसे क्योंकि आप लोग को पता है कि एक आंख वाला फ़िलहाल जो है वर्ल्ड ऑर्डर को चलाते हैं और एक आंख का हिस्सा जो वो इंडिया है और पाकिस्तान नहीं है। तो अगर कल को पाकिस्तान कश्मीर जो है इंडिपेंडेंट स्टेट होगा भी, तो कश्मीर को गवर्न करने का रूल जो है असल में जो गवर्नमेंट चलाएगी वो इंडिया की गवर्नमेंट चलाएगी अनऑफिशियली। जैसे कि हर देश को चलाया जाता है अनऑफिशियली, हमारी गवर्नमेंट चलाती नहीं, जो दूसरी दुनिया है, सातवीं दुनिया है, जो भी है, हमारी गवर्नमेंट चलाती सारी दुनिया के देशों को। ये जो पॉलिटिकल सीन है ये बहुत बड़ा एक हॉक्स है, यानी ये जो प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर ये जो ड्रामे चलते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ये सारे ये सिर्फ एक हॉक्स होता है। हम चलाते हैं, असल में हमारे एजेंडा ही को हर देश में चलाया जा रहा होता है जो हमारे कल्ट के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कल को कश्मीर इंडिपेंडेंट हो भी जाए और कश्मीर ढह जाएगा, क्योंकि कश्मीर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। मुस्लिम लोग कुछ हद तक करते रहेंगे, लेकिन वो एक स्टेट को नहीं चला पाएंगे। ये चीज़ होती है। जब रशिया के भी छोटे छोटे देशों वो टुकड़े हुए ना, बहुत सारे रशिया से लोग, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को करने वाला देश था रशिया, तो ये उसमें कई सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने मिलकर अपनी अपनी स्टेट्स बनाई। जो रशिया के कई सारे टुकड़े हैं, 12 टुकड़े, तो उनमें वो जो इसी वजह से की गई थी, आज वो नहीं कर पाती हैं, वो नहीं अपने आप को सस्टेन कर पाती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इकनॉमी नहीं कर पाती है, तो वो फ़ंड लेकर करते हैं। तो फ़ंड की वजह से इंटरनेशनली उन्होंने अपने राइट जो हैं वो गिव अप किए हुए हैं, तो अनऑफिशियली दूसरे देश जो हैं उनको गवर्न करते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा होता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर किसी को नई बात समझ आ रही है तो फिर उसको करने दो, फिर देखो फिर क्या होता है हल। यही होती है बस चीज़ें। जैसे ये इराक विराक ये चीज़ जो नहीं आता, अनरेस्ट हो जाता है पॉलिटिकल सीन पे कि भाई हमने अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को गिराना है, हमें नहीं। तो फिर जब अनरेस्ट क्रिएट करती है जनता, तो फिर देखिए ना क्या होता है, इंटरनेशनल आर्मीज आकर उसी देश का कबाड़ा कर देती है। तो यही होता है चीज़। कभी कभी हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हम किसी के अंडर, जिसके अंडर हैं हम, वहाँ पर ज़्यादा सेफ़ हैं, हमारी वो बॉटल का ढक्कन है। लेकिन कभी कभी नहीं लोगों को समझ आ रहा होता है कि वो बॉटल के ढक्कन से निकल कर खुली बॉटल अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो खुली बॉटल में फिर नुकसान ही होता है। एनीवेज, मर्जी। ये तो एक बात फाइनेंशियल से स्टार्ट होकर पॉलिटिकल उस पर चली गई थी, लेकिन मुझे लगा चलें जब हम बात कर ही नहीं कश्मीर की तो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट इसलिए क्योंकि ये फार ईस्ट एशियन कल्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नाम है। चीनी व्यापारी और चीनी कल्ट के अंदर रहने वाले 2 मुस्लिम धर्म के देश, तुर्की और पाकिस्तान, उनके व्यापारी। और क्योंकि सारे जो है वो मुस्लिम इसमें समान चल रहा है, तो जो मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप हैं, पॉलिटिकल वाले, आतंकवादी वाले, वो नहीं, ये आम बेचारे मुसलमान लोग नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल सीन पर ये जो होते हैं, जो अपने चीज़ें चला रहे होते हैं धर्म के नाम पर, वो जो इंस्टीट्यूट्स चला रहे होते हैं, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, वो वाले सो कॉल्ड कमीने लोग वो फंड करते हैं। और थोड़ा सा इसको कश्मीर से आता है क्योंकि ये कश्मीर के
इस एजेंडा को थोड़ा सा आगे लेकर चलता है। आप नोटिस करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा प्रो कश्मीरी है। ठीक है, चलें यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम अगली वीडियो में बात करेंगे संजू बाबा पे। और मैंने आमिर के ऊपर पहले ये वीडियो भी इसलिए की है कि जब संजय बाबा के ऊपर मैं बात करूँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी और थोड़ा सा आप लोग कम ऑफेंड होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा।